हेलो एवरीवन, तो आज हम देखते हैं एक नई सी डायनेस्टी। जो पीछे आप देख रहे हैं सूर डायनेस्टी है वो, ठीक। तो ये क्या है कि बेसिकली जो मुगल हम लोग पढ़ रहे थे, मुगल के बीच में हुमायूं के टर्म में गैप आ जाती है 15 साल की। उस गैप में जो डायनेस्टी होती है वही सूर डायनेस्टी होती है। देखते हैं इसको कब से कब तक की वो गैप थी, जिसको हम लोगों ने देखा था कि हुमायूं जब पढ़ रहे थे तो हुमायूं का जो टर्म था आप देख रहे होंगे 1530 से लेकर 1540 तक था। फिर आपका आता है 1555 से लेकर 1556 तक। और जो हुमायूं के टर्म में हमें थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूज़न हुई थी, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें ये डायनेस्टी जानना होगा। ये डायनेस्टी कब से कब तक रूल करती है? 1540 से लेकर 1555 तक। तो आप बोल सकते हो कि मुगलों को हराने वाली एक डायनेस्टी थी जिसका नाम क्या था? सूर डायनेस्टी। और इसके राजा कौन थे? पहले राजा शेरशाह सूरी, ठीक। अब जानने वाली बात यह है, क्या शेरशाह सूरी अकेले ही रूल करते हैं पूरे 15 साल, या उनके साथ उनके कोई वंशज भी आते हैं? अगर आते हैं तो उनका भी नाम जानना होगा। और शेरशाह सूरी जितने दिन रूल करते हैं, जो ये सूरी डायनेस्टी रूल करती है हमारे हिंदुस्तान में, इनके एतबार से कौन सी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकती है, ठीक। इतने चीज को जानना हमारे लिए बहुत अहम है, हमारे एग्जाम के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, ठीक। तो हम लोग जानते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं कहाँ से? शेरशाह सूरी से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शेरशाह सूरी। अब यहाँ पे आप लोग तस्वीर देख रहे होंगे शेरशाह सूरी की, बहुत बड़े कमांडर टाइप की ये दिख रहे होंगे, लड़ाकू टाइप के, ठीक। तो अच्छी बात है, बिना लड़े तो कोई आप जंग जीत नहीं सकते हो। सबसे पहले आपको राजा बनना होगा तो पहले किसी से लड़ना होगा। जो हमने बाबर को देखा था, उससे पहले जो आए थे दिल्ली सल्तनत के पहले जो मुस्लिम रूलर थे, कौन थे? मोहम्मद गौरी, उनको भी देखा था, वो भी बहुत अच्छे तलवार चलाते थे। बाबर भी चलाता था, और दूसरा ये शेरशाह सूरी भी बहुत अच्छी तलवार चलाना जानता था, ठीक। तो शेरशाह सूरी का टेन्यूर कितना है? 1540 से 1545, पता चल गया, ठीक। कि इसमें और भी राजा रूल किए हैं, उनका भी नाम हम लोग जानेंगे। इनके फादर का नाम क्या था? हसन खान सूर। फादर का नाम क्या था? हसन खान सूर। पैदाइश कहाँ हुई थी? 1486 में, 1486 में सासाराम में। सासाराम कहाँ पे है भाई? बिहार में है, ठीक। तो बेसिकली ये बिहार से बिलोंग करते थे, ठीक। तो अब नेक्स्ट आते हैं कि इसमें इनकी मौत कब हुई थी? 1545 में। कहाँ पे हुई थी? कालिंजर फोर्ट में। अब जानेंगे कालिंजर फोर्ट में इनकी मौत कैसे हुई। बिहार का रहने वाला आदमी कालिंजर फोर्ट में इसकी मौत कैसे हो जाती है? पूरा नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी उनका टाइटल था। शेर जो उनको टाइटल दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, ठीक। सूरी उनके जो देख रहे होंगे, सूर उनके अब्बा का नाम के पीछे है, तो उसको उन्होंने यूज किया शेरशाह, ठीक। ये मतलब नाम बनी थी जिससे वो ज़्यादा फेमस थे, बट रियल नेम क्या था उनका? फरीद खान, ठीक। अब आती है उनकी बीवी का नाम क्या है? रानी शाह। और रिलीजन कौन थी इनका? इस्लाम। अब ये देखोगे कि जो इस्लाम से बिलोंग करते थे, मुगल भी इस्लाम से बिलोंग करते थे, शेरशाह सूरी भी। तो हाँ भाई, इस्लाम ने इस्लाम को वहाँ पे हराया था। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शेरशाह सूरी का रिलीजन क्या था, क्योंकि वहाँ पे शेरशाह सूरी देखते हैं तो पता नहीं लग पाता है। बट यहाँ पे नाम उनका फरीद खान आपने देख लिया, और यहाँ पे आप लोगों ने इस्लाम देख लिया। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी इस्लाम से बिलोंग करते थे। ये रही शेरशाह सूरी की तस्वीर, मतलब फरीद खान की तस्वीर, ठीक। अब आते हैं इनके बारे में और कुछ जानते हैं। हाँ, तो इनके बाद जो राजा बने वो कौन थे? इस्लाम शाह सूरी। जब हम लोग हुमायूं पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था इस्लाम शाह सूरी जो होता है, जो हुमायूं फिर से एंट्री करता है इंडिया में, उसका क्या रीजन था, कैसे वो आ जाता है? क्योंकि सूर डायनेस्टी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है जब शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। शेरशाह सूरी मर जाते हैं, उसके बाद इस्लाम शाह सूरी भी मर जाते हैं। इस्लाम शाह सूरी का टाइम क्या था? 1545 से लेकर 1554 तक, मतलब 1545 से लेकर 1554 तक इनका टेन्यूर था। अब इसके बाद तो 55 में तो फिर से हुमायूं आ जाते हैं। मतलब कि इन बाप बेटा के मरने के बाद सूर डायनेस्टी रन नहीं कर पाती है, कमजोर पड़ जाती है, और हुमायूं पूरी तरीके से इसको एब्जॉर्ब करते हैं, सूर डायनेस्टी को वो देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आइएगा, आदिल शाह सूरी। दो दिख गए, एक शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, और एक और होते हैं जो वार जो लड़ते हैं, सिकंदर शाह सूरी, ठीक। जिनकी लड़ाई होती है बैटल ऑफ सरहिंद में, सिकंदर शाह सूरी वर्सेस बैरम खान, जो हुमायूं की तरफ से आकर लड़ते हैं, जिसमें हुमायूं जीत जाते हैं बैटल ऑफ सरहिंद में। फिर से मुगल जो होती है री एस्टेब्लिश हो जाती है इंडिया में। तो इतनी चीजें आपने देख लिया, उनके सक्सेसर कौन कौन से थे। अब आते हैं बैकग्राउंड पे। अब बात जानने वाली सबसे अहम तो यही है भाई कि जो
मुगल इतनी बड़ी सल्तनत थी, सबको हरा रही थी, देख रहे थे बाबर जितनी भी बैटल लड़ रहा था जीत रहा था, ठीक, हुमायूं भी अच्छा रन कर रहा था। फिर ये बीच में डायनेस्टी आ कैसे जाती है, शेरशाह सूरी आता कहाँ से है, मतलब कि किस तरीके से एंट्री मारता है, मुगल को हराता है। ये क्या है कि जब बैटल ऑफ घाघरा हुआ था, बाबर जब उसमें लड़ रहे थे, ठीक, तो उसमें उनके साथ आर्मी के तौर पे ये भी लड़ाई लड़ रहा था, ठीक। फिर क्या होता है कि जो गवर्नर होते हैं, कहाँ के गवर्नर ऑफ बंगाल जो होते हैं, बहार खान लोहानी, उनका ये क्या बन जाता है, मतलब खास आदमी एक बन जाता है, मतलब कि मान लीजिए कि राइट हैंड हो जाता है कौन, शेरशाह सूरी, किसका, बहार खान लोहानी का राइट हैंड हो जाता है शेरशाह सूरी। अब देखिए कैसे कैसे इसकी मतलब कि पोस्टिंग होते जाती है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सक्सेस होते जाता है। यहाँ पे एक कमांडर था, सिपाही था, ठीक, देन क्या बन जाता है, वो सिपाहियों का कमांडर बन जाता है क्योंकि खास आदमी है। देन क्या होता है, जो बहार खान होते हैं इनकी डेथ हो जाती है और इनका माइनर सन वो बनता है किंग। यहीं से पूरी पलटवार हो जाती है। जब वो किंग बनता है तो उसका असिस्टेंट कौन हो जाते हैं, शेरशाह सूरी हो जाते हैं। उसके असिस्टेंट, उसका नाम क्या था, जलाल खान लोहानी। इसको क्या करते हैं, शेरशाह सूरी कुर्सी से उठाकर ऐसे बगल में रख देते हैं, जाओ तुम आराम करो। फिर ये क्या होते हैं, गवर्नर बन जाते हैं, कहाँ के, बंगाल के 1537 में। हो गई चीजें क्लियर। अब ये बन गए गवर्नर। अब 37 में गवर्नर बने और आपने 1539 में आपने देख लिया है बैटल हुमायूं के टाइम में। इसमें भी आएंगे कौन सी बैटल उन्होंने लड़ी थी, जो हुमायूं ने बैटल लड़ी थी वही बैटल ये भी लड़ते हैं, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। तो आते हैं हम लोग, ये रही इनकी बैकग्राउंड, कैसे आए थे कैसे नहीं आए थे उस पर। अब इसमें हम लोग देखेंगे बैटल। ये रहा बैटल ऑफ चौसा, जो हुमायूं में आपने पढ़ा था उसी बैटल को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। बैटल ऑफ चौसा कब हुई थी, 1539 में हुई थी, जिसमें हुमायूं हार गए थे और शेरशाह सूरी जीत गए थे। और चौसा है कहाँ पे, बक्सर एक बिहार के डिस्ट्रिक्ट है, उसके नज़दीक है, यहाँ पे ये लड़ी गई थी, ठीक। अब क्या था कि बंगाल से आते आते बिहार को अपने पास इन्होंने कर लेते हैं। अब आते हैं ये दिल्ली की साइड में बढ़ते हैं, तो फिर इन्होंने एक बैटल लड़ते हैं, किससे, हुमायूं से ही, 1540 में, एक साल के बाद, ठीक। अब इसमें क्या होता है, हुमायूं क्या होता है, हार जाता है फिर से, और शेरशाह सूरी फिर से क्या होते हैं, जीत जाते हैं। और ये कन्नौज है कहाँ पे, दिल्ली के करीब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, मतलब पश्चिमी भाग उत्तर प्रदेश के में ये होता है। जो बैटल, क्योंकि बैटल बहुत इजी हो जाता है, हुमायूं में आपने सेम बैटल पढ़े होते हैं, फिर से यही बैटल इनको आपको यहाँ पे जानना होता है। अब आते हैं इनके और सारे जगहों पे, किस किस जगह को इन्होंने फतह की होती है, किस किस जगह को इन्होंने कन्वर्ट करा होता है, वही चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये आते हैं 1542 में, देख रहे हो भाई 40 में उन्होंने हुमायूं को भगाया, 42 में एक बैटल, दो बैटल, तीन बैटल लड़ते हैं और तीनों किलों को इन्होंने फतह कर लेते हैं। मालवा को हराते हैं, मालवा रीजन जीत जाते हैं, रैथमबोर को हराते हैं, रैथमबोर को, ठीक। फिर उसके बाद मरवार को हराते हैं, देन ये रैजिन को हराते हैं 1543 में। चीज़ें ध्यान से रखिएगा किस किस जगह को इन्होंने फतह किया, अच्छी नोट्स तैयार कीजिएगा। देन ये चित्तौड़ की हिस्ट्री आप लोग तो जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 1544 में ये इसको भी फतह करते हैं। देन आता है कालिंजर, जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, इस किला को फतह करने में इनकी डेथ हुई थी, तो यहाँ इस जगह को कालिंजर, वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको दिखता नहीं होगा, कालिंजर 1545 में, इसी में इनकी डेथ हो जाती है कालिंदर के किले में। ये रहा आपका कालिंदर का किला, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगा बट ये वो किला है। किन किन जगहों को इन्होंने फतह किया होता है, मालवा, रैथमबोर, मारवार, रैजिन, चित्तौड़ और कालिंजर, इतने जगहों को यह फतह करते हैं। मतलब कि अपने टेन्यूर में इनकी तलवार जो होती है मयान में नहीं होती है, हमेशा बाहर ही होती है। देन आगे हम लोग आते हैं, इनकी पॉलिसी के बारे में जानते हैं। मतलब कि पैसे को लेकर इनकी बहुत अच्छी पॉलिसी थी, बहुत अच्छा चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। और इसी से सबसे इम्पोर्टेंट अगर सवाल बनते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के एतबार से। इन्होंने ये क्या करते हैं कि 3 टाइप के सिक्के निकालते हैं, किसके किसके, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर के। पीछे देख रहे होंगे, ये रहा आपका कॉपर का सिक्का, ये रहा सिल्वर का और ये रहा आपका गोल्ड का, ठीक। 3 टाइप के सिक्के निकाले, अच्छी बात है, सिक्के निकालना अच्छी बात है। फिर क्या होता है कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक जैसा कुछ आप काम ना करें तो अब ये क्या करते हैं, इन सिक्कों का नाम देते हैं। सिल्वर का नाम देते हैं रुपया, जो अभी हमारा नेशनल करेंसी है। तो अपने आप में आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। गोल्ड को मोहर नाम दिया था और कॉपर को पैसा।
पैसा जो रुपये से वैल्यू कम होती है। अभी हमारी जो इंडियन में मनी की जो हम लोग वैल्यू मेजर करते हैं या तो रुपया में करते हैं या तो पैसा में करते हैं, ठीक। अब बोलोगे सर पैसा तो चलता नहीं है, अभी भी कहीं कहीं भी बिल जो बनती है, बिल में कभी कभी आ जाता है 39.5025 पैसा, ठीक, जिसको हमें राउंड फिगर में पे करना होता है, या तो कभी वो माफ कर देता है या हमें कभी पे करना होता है, ठीक। तो ये चीजें अभी भी रन करती है डिजिटल मार्केट में। जैसे आप रिचार्ज वगैरह पे करोगे तो वहां पे टैक्सेस लगते हैं, तो टैक्सेस अभी भी पैसे में होते हैं। देन आपका आ गया कुछ और भी पॉलिसी इनकी हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड। इन्होंने क्या करते हैं कि ये जो भी लैंड रेवेन्यू से वो पैसा लेते हैं, टैक्सेस लेते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, 1/3 लेते हैं। जितना भी आपका प्रोडक्शन होगा उसका 1/3 चीज़ हमें दे दीजिएगा। अगर आपका 30 kg होता है तो उसमें से 10 kg हमें पे कर दीजिएगा। ये चीज़ें इन्होंने फिक्स कर दी थी। अच्छी बात है, हमेशा बढ़ाने घटाने से अच्छा एक बार आपने फिक्स कर दिया, अच्छी पॉलिसी है। इन्होंने पीजेंट को, किसानों को एक पट्टा दिया, एक नाम दिया, एक टाइटल दिया जिसका नाम क्या था, पट्टा, ठीक, एक टाइटल दिया जिसका नाम क्या था, पट्टा। और देन क्या होते हैं कि एक इन्होंने एग्रीमेंट को वर्ड दिया था नया सा, वो क्या था, कुबलियात, जो अभी भी एग्रीमेंट को हम लोग उर्दू अल्फाज में कुबूल बोलते हैं, ठीक, कुबलियात इन्होंने वर्ड दिया एग्रीमेंट के लिए। और देन इन्होंने क्या किया, जमींदार को हटा दिया बीच में से। जैसे क्या होता है कि मैं एक किसान हूं और आप शेरशाह सूरी हो, ठीक, मुझसे आप कलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट मैं जाकर आपके किले में पे करूंगा, ये नहीं कि थर्ड पर्सन कोई आएगा, बीच में कोई दलाल नहीं था जिसको हम लोग उस टाइम जमींदार बोलते थे। इन्होंने बीच में जमींदारों को हटा दिया और डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होने लगे थे। ये चीजें इन्होंने बहुत अच्छा किया था, अच्छी बात है। देन हम लोग आते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे। आप बोल सकते हो अभी मोनूमेंट्स इनकी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे क्या क्या मोनूमेंट्स ये बनवाते हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। रोहतास फोर्ट, रोहतास फोर्ट इन्होंने कहाँ बनवाया है, पाकिस्तान में। तो याद रखिए रोहतास फोर्ट कहाँ पे, पाकिस्तान में, बिहार में नहीं है। बिहार में भी एक रोहतक है, उस जगह से कंफ्यूज मत होइएगा कि बिहार के हैं तो बिहार में इन्होंने किला बनवाया, ये पाकिस्तान में बनवाया होता है। शेरशाह सूरी मॉस्क कहाँ पे बनवाया, पटना में। और फिर क्या होता है, पुराना किला के अंदर एक मस्जिद बनवाते हैं और एक अच्छा सा महल टाइप का बोल देते हैं वो बनवाते हैं। मस्जिद का नाम क्या है, किला है कुहुमा मॉस्क, ठीक, किला है कुहुमा। और उस हवेली का नाम क्या है, शेर मंडल, जो कि ऑक्टागोनल था, मतलब ऊपर से क्या था कि 8 वर्टेक्स वाली महल थी, ठीक, जैसे गोल आता है ना एक सर्कल में, वो ऑक्टागोनल टाइप का था, 8 वर्टेक्स वाली महल थी। ये कभी पूछ सकता है तो 8 वर्टेक्स वाली ये महल थी, ऑक्टागोनल टाइप थी। पुराना किले के अंदर ये दोनों था। और जो हमने फर्स्ट पीपीटी पे देखा था, रोड के ऊपर शेरशाह सूरी लिखा हुआ था, सूरी डायनेस्टी लिखा हुआ था, सॉरी, तो इसलिए था कि इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का भी इन्होंने स्टार्टिंग किया था, उसको बनवाया था। जीटी रोड इन्होंने ही बनवाया था, जो कि बहुत लंबी रोड थी, जब बनी थी ये कहाँ से कहाँ तक को कनेक्ट करती थी, कोलकाता से लेकर पेशावर तक। ये अभी हिंदुस्तान का पार्ट है और ये पाकिस्तान का पार्ट है। ये हिंदुस्तान का ईस्ट साइड है और ये पाकिस्तान का वेस्ट साइड है। बहुत लंबी रोड इन्होंने खिंचाई थी, बनवाई थी। अब आते हैं हम लोग इनके नेक्स्ट में एडमिनिस्ट्रेशन में। ये बेसिकली आप लोग ये एडमिनिस्ट्रेशन जो देखते होंगे, बोल सकते हो कि उस टाइम में इन्होंने फेडरलिज्म का टर्म दिया था, फेडरलिज्म का। अब फेडरलिज्म क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल बॉडी टू लोअर बॉडी। जिसमें क्या होता है, ये प्रोविंसेस जो एकता होता है, ये हेड को बोलते हैं जो यूनियन में है। और ये सरकार हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गई, ये परगाना हो गया, तालुका मतलब कि थाने के लेवल पे हो गया, पोस्ट के लेवल पे, ये आ गया विलेज, ग्राम का। तो देख रहे हो कि एक टाइप का पावर का डिवीजन होता है, जिसको हम लोग अभी टर्म में फेडरलिज्म बोलते हैं। तो फेडरलिज्म बोल सकते हो एक टाइप का। इसके हेड देखते थे, एकता के हेड को क्या बोलते थे, हाकिम एंड अमीन, ठीक। और डिस्ट्रिक्ट में जो सरकार होता था उसको हम लोग मुंसिफे और मुंसिफान बोलते थे, मुंसिफान, ठीक। अब आता है परगाना, जो तालुका होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिकदार एंड मुंसिफ, ठीक। इनका जो हेड होता है मुंसिफे, मुंसिफान, और उसके नीचे जो आता है उसको सिर्फ हम लोग मुंसिफ बोलते हैं। और जो सबसे लोअर लेवल पे, विलेज लेवल पे होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आमिल और मुकद्दम। आमिल और मुकद्दम बोलते हैं जो विलेज लेवल पर, जो आपका भी प्रधान वगैरह होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते थे उस टाइम में, मुकद्दम और आमिल बोलते थे। ये सारी टर्म उस टाइम में यूज होती थी। जो आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट होता था उसको हम लोग इस टर्म से जानते थे। यहीं पे होता है सूर्य डायनेस्टी आपका एंड। जो आपके 15 साल का जो गैप था उसमें इतनी सारी चीजें हुई थी, ये सब आपके एग्जाम के एतबार से सही हो सकता है। तो यहीं पे हम लोग इस एपिसोड को करते हैं खत्म। तो ओके, हम लोग मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।